सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 9 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क ये कहां पे खुला है? तो आंसर होगा तेलंगाना में। तो तेलंगाना के हैदराबाद के गच्चीबोवली पुलिस स्टेशन पर साइबराबाद पुलिस ने भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क लॉन्च किया है। ये ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए दुनिया का पहला हेल्प डेस्क है। तो ये ट्रांसजेंडर डेस्क किसी भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के खिलाफ हिंसा या भेदभाव से संबंधित अपराधों के मामले दर्ज करने के लिए सहायता प्रदान करेगा। और ट्रांसजेंडर से आपको याद होगा, कल भी हम लोगों ने एक प्रश्न पढ़ा था कि बांग्लादेश के एक न्यूज चैनल ने देश के पहले ट्रांसजेंडर को समाचार प्रस्तुतकर्ता के रूप में नियुक्त किया और वहां पे उन ट्रांसजेंडर व्यक्ति का नाम था तशरुवा आनंद शिशिर। लेकिन यहां पे बात हो रही है तेलंगाना की। तो ये रहा मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद है। और आपको बता दूं, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर ये शुरू हुआ है तेलंगाना के हैदराबाद में ही। और हैदराबाद में जो नेहरू जूलॉजिकल पार्क है उसे आईएसओ सर्टिफिकेट मिला था। और इसी के साथ आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला ये देश का पहला चिड़ियाघर भी बना। और देश का पहला रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम ये लॉन्च हुआ है हैदराबाद में ही। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव हैं, गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। और यहाँ के अभी नई चीफ जस्टिस कौन बनी है? हिमा कोहली। तेलंगाना की पहली महिला चीफ जस्टिस हैं ये। और वो तेलंगाना ही है जिसने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का वर्ष घोषित किया था। फरवरी में तेलंगाना में ही बायो एशिया नाम का एक प्रमुख शिखर सम्मेलन भी हुआ। और तेलंगाना में अभी कानुमा त्योहार भी मनाया गया था। उसके अलावा शहरी स्थानीय निकाय यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज सुधारों को लागू करने वाला तीसरा राज्य बना है तेलंगाना। इससे पहले दो कौन से रहे? मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। उसके अलावा दक्षिण भारत का पहला बंदरों के बचाव के लिए पुनर्वास केंद्र ये तेलंगाना में स्थापित किया गया। गर्भवती महिलाओं के लिए लंच बॉक्स शुरू किया तेलंगाना सरकार ने। और भारत का पहला जंगल पार्क कोंडा गोरे ये तेलंगाना में स्थापित किया गया। यहीं पे किसानों के लिए रैयतु वेदिका कार्यक्रम शुरू किया गया था। उसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लागू करने वाला तीसरा राज्य बना था तेलंगाना। और भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरणी पोर्टल को लॉन्च किया था तेलंगाना सरकार ने। अभी तेलंगाना के पहले गृह मंत्री थे एन नरसिम्हन रेड्डी, उनका भी निधन हो गया। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में कहाँ गुड़ महोत्सव यानी कि जेगिरी महोत्सव मनाया गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। तो अभी 6 मार्च को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये 2 दिवसीय गुड़ महोत्सव या इसे बोल दीजिए जेगिरी महोत्सव ये मनाया गया है। और इसे मनाने का उद्देश्य है गुड़ उत्पादकों को हाई क्वालिटी वाले गुड़ और उससे बनने वाले प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए प्रेरित करना और गुड़ के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना। अभी उत्तराखंड में ही अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मनाया गया। बिहार में उद्यान महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया। और अभी केरल में लोक कला उत्सव उत्सवम 2021 का आयोजन किया गया था। पर यहाँ पे बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। देखो, इसकी कैपिटल लखनऊ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जो मध्य प्रदेश की भी है। यहाँ के चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर। अभी कुशीनगर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना शुरू की। उत्तर प्रदेश सरकार ने लैंड होल्डिंग्स की पहचान करने के लिए 16 अंकों का यूनिकोड जारी किया था। जनता दर्शन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। उसके अलावा युवाओं के लिए उद्यम सारथी एप्लीकेशन को लॉन्च किया था और अभ्युदय योजना भी शुरू की थी। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के झांसी में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन भी किया गया। प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना भी शुरू की। मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना शुरू की। और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन मिशन के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए प्रथम स्थान भी मिला उत्तर प्रदेश को। उसके अलावा शादी अनुदान योजना भी शुरू की थी। और मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो जेवर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है उसका नाम बदलकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया। और इसके लोगो में जो बर्ड है वो सारस क्रेन है। सारस क्रेन क्या है? उत्तर प्रदेश का स्टेट बर्ड है। और यहाँ का स्टेट एनिमल है बारहसिंगा, स्टेट फ्लावर है पलाश और स्टेट ट्री है अशोक का वृक्ष। और यहाँ पे जो कानपुर है जिसे लेदर सिटी बोलते हैं, भारत का पहला मेगा चमड़ा उद्योग पार्क ये कानपुर में बनेगा। अभी उत्तर प्रदेश ने ही वरासत अभियान भी शुरू किया था। और यहाँ पे जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है उसने बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता।
उत्तर प्रदेश की सूर सरोवर झील को रामसर साइट का दर्जा भी मिला। अभी उत्तर प्रदेश ने किसान कल्याण मिशन शुरू किया था और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण देने में पहले रैंक भी हासिल की थी उत्तर प्रदेश ने। तो इन सब कारण से भी उत्तर प्रदेश न्यूज में चल रहा है, इनको याद रखना। बढ़ते आगे। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन करेंगे? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी आज यानी कि 9 मार्च को भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन करेंगे। तो इस मैत्री सेतु का निर्माण भारत में त्रिपुरा के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ने वाली फेनी नदी पर किया गया है, जिसकी लंबाई कितनी है 1.9 किलोमीटर और इसको बनाने में जो लागत आई है वो है 133 करोड़ रुपए। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अभी भारत ने 1971 के स्वतंत्रता संग्राम की 50वीं वर्षगांठ पर बांग्लादेश के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर मोंगला यहाँ पे 2 युद्धपोत भेजे हैं और उन युद्धपोत के नाम क्या है? INS कुलिश और गश्ती पोत सुमेधा। तो पहली बार कोई भारतीय नौसैनिक जहाज बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह का दौरा कर रहा है। अब बात बांग्लादेश की हो रही है तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। देखो, उसकी कैपिटल ढाका हो गई, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी ढाका में है, करेंसी टका है, प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। अभी गिद्धों के लिए सभी ज्ञात विषैली दवाओं पर बैन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है बांग्लादेश। बांग्लादेश के अभी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड अनुवाद सॉफ्टवेयर जिसका नाम है अमर वशा, इसको लॉन्च किया था, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज को बांग्ला में बदलेगा। और जुलाई 2021 में जो 45वें कोलकाता इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल होगा उसमें फोकल थीम देश होगा बांग्लादेश। उसी तरह से अभी 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो कि गोवा में हुआ था, उसका फोकल देश भी, उसमें फोकस देश भी था बांग्लादेश। अभी 2021 में भारत की रिपब्लिक डे परेड में बांग्लादेश के सशस्त्र बलों ने हिस्सा लिया था और यूनेस्को ने रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 2021 से शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी शुरू किया है। बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे ये शेख मुजीबुर रहमान। और बांग्ला शहादत रहमान का नाम याद रखो, अभी इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता था। और बांग्लादेश में भारतीय राजदूत कौन है? विक्रम दुर्रई स्वामी। अभी बांग्लादेश के साथ हमने बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास भी किया था बंगाल की खाड़ी में। बांग्लादेश के साथ मेनामती मैत्री अभ्यास भी हम करते हैं और पिछले साल बांग्लादेश के साथ संप्रीति 9 युद्धाभ्यास भी हमने किया था। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है, किस राज्य की सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में समर्पित किया है और अरुणाचल प्रदेश सरकार की शिक्षा क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना भी है, जिसके लिए मुख्य रूप से स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और डिजिटल पहल के जरिए प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी हस्तक्षेप पर ध्यान दिया जाएगा। अच्छा, इसी तरह से अभी हमने पढ़ा था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ये 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मना रहा है, यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स के रूप में। और 2023 तक पूरा रेलवे सिस्टम हमारा इलेक्ट्रिफाइड विद्युतीकृत हो जाएगा। उसके अलावा 2030 तक पूरा रेलवे सिस्टम ये ग्रीन एनर्जी यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी अक्षय ऊर्जा से चलने लगेगा। अब यहाँ पे तो बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश की, तो ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। देखो, इसकी कैपिटल ईटानगर है, गवर्नर हो गए BD मिश्रा और मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू है। अभी मैं आपको बता दूं लेटेस्ट न्यूज यहाँ से, फरवरी की बात है, अरुणाचल प्रदेश के नाम पर एक छिपकली की नई प्रजाति का नाम रखा गया था और नाम क्या रखा था? सिरोटोडेक्टाइलस अरुणाचलेसिस। उसके अलावा भारत में पहली बार वेनेडियम के भंडार मिले, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में। और अभी आपको याद होगा भारत में पहली बार लिथियम के भंडार भी मिले थे कर्नाटक के मांड्या जिले में, और पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी गुजरात में ही। उसके अलावा भारत के किस राज्य में सबसे पहले सनराइज होता है? तो अरुणाचल प्रदेश, आप जानते ही हो।
और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई थी, उसने बताया था कि भारत के टोटल जितना ग्रेफाइट है भारत में उसका 35% आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर रमन गंगाखेडकर को। तो अभी आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा डॉक्टर रमन गंगाखेडकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है और उन्हें यह पुरस्कार आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 27वें स्थापना दिवस पर दिया गया। उन्हें यह सम्मान कोरोना वायरस के महामारी के दौरान महामारी विज्ञान के क्षेत्र में सराहनीय योगदान देने के लिए दिया गया है। बाकी देखो, डॉक्टर शीला केनी राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया था इनको। डॉक्टर अमित केसरवानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड 2021 जीता था और डॉक्टर राजेंद्र सिंह भंडारी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जीता था इन्होंने। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 8 मार्च को। तो हर साल दुनिया भर में 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये दिन महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या रही इस बार? वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। अब ध्यान देना, ये तो हो गया अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। एक राष्ट्रीय महिला दिवस भी होता है, जो होता है कब? सरोजिनी नायडू जी की जयंती को, यानी कि 13 फरवरी को। और एक और होता है अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, वो कब होता है? 15 अक्टूबर को होता है। अच्छा, मार्च में कौन कौन से डे हम लोग मना चुके हैं? तो देखो, 1 मार्च को हमने शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया। 1 मार्च को ही वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे के रूप में मनाया। फिर 3 मार्च को भी 2 डे मनाए थे, वर्ल्ड हियरिंग डे और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। उसके अलावा 4 मार्च को भी 2 डे हमने मनाए, एक तो नेशनल सेफ्टी डे और नेशनल सिक्योरिटी डे। और अब 8 मार्च को मना रहे हैं मार्च का सबसे इंपॉर्टेंट डे, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा जी.आर. चिंटाला। तो एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चरल क्रेडिट एसोसिएशन एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है ये, जो सूचनाओं के आदान प्रदान और संस्थानों के निर्माण का कार्य करता है। तो अभी जी.आर. चिंटाला को इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम याद रखना। बाकी उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के अभी महासचिव बने थे। ज्ञानेंद्रो निगोंगबाम ये मणिपुर से हैं, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने। और लीगिया नोरोन्हा भारतीय अर्थशास्त्री हैं, संयुक्त राष्ट्र के सहायक महासचिव बनी थी। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किस बीमा कंपनी ने बिजनेस किस्त सुरक्षा कवर को लॉन्च किया? तो आंसर होगा HDFC एर्गो। तो अभी HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस ने हाल ही में बिजनेस किस्त सुरक्षा कवर को लॉन्च किया है। तो ये एक अनूठा कवर है जिसका उद्देश्य है प्राकृतिक आपदा यानी कि नेचुरल डिजास्टर की स्थिति में वित्तीय संस्थानों और बैंकों की बैलेंस शीट की रक्षा करना। तो HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी का हेडक्वार्टर मिलेगा मुंबई में। इसके CEO हैं रितेश कुमार। बढ़ते हैं आगे। बताइए, भारत की पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है? तो आंसर होगा सुरेखा यादव। तो ये महाराष्ट्र की है सुरेखा यादव और ये 1988 में भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी थी और इस तरह से इन्होंने इतिहास रचा था। अब मैं आपको ये क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं? क्योंकि इनका नाम एक बार फिर से न्यूज में आया है। अभी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर मुंबई से लखनऊ के बीच में बुंदेलखंड स्पेशल ट्रेन चलाई गई, जिसमें पूरा का पूरा स्टाफ, चाहे फिर वो लोको पायलट हो यानी कि ट्रेन का ड्राइवर हो, टीटी हो, गार्ड हो, RPF का स्टाफ हो, पूरा का पूरा स्टाफ महिला था। और उसकी जो ये ट्रेन ड्राइवर थी यही थी सुरेखा यादव। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न इस तरह से आ सकता है, भारत की पहली महिला लोको पायलट का नाम बताइए। क्योंकि इनका नाम अभी न्यूज में था, इसीलिए मैं आपको ये प्रश्न बता रहा हूँ। सुरेखा यादव इनका नाम है, याद रखना, महाराष्ट्र से हैं ये। बाकी पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर बनी थी। M वीर लक्ष्मी तमिलनाडु में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी। और चैतन्या वेंकटेश्वरन एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी थी। पढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में मध्य प्रदेश की एक दिन की गृह मंत्री कौन बनी है? तो आंसर होगा मीनाक्षी वर्मा। तो अभी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश की जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने महिला कांस्टेबल मीनाक्षी वर्मा को एक दिन के लिए
मध्य प्रदेश का गृह मंत्री बनाया है। और साथ ही में उन्होंने कहा कि नारी का सम्मान जहां है, संस्कृति का उत्थान वहां है। तो सिंपल सा मीनाक्षी वर्मा का नाम याद रखना। बाकी एवा मुर्तो एक दिन के लिए फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी थी। वैसे फिनलैंड की प्रधानमंत्री कौन है? सना मारिन है। सृष्टि गोस्वामी उत्तराखंड में एक दिन की मुख्यमंत्री बनी थी ये। और आर्या राजेंद्रन देश की सबसे युवा मेयर बनी थी ये, केरल से हैं। तो इस प्रश्न से मीनाक्षी वर्मा का नाम याद रखना है, जो कि मध्य प्रदेश की एक दिन के लिए गृह मंत्री बनी। बढ़ते आगे। अच्छा, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अभी जन औषधि दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 मार्च को। तो हर साल भारत में 7 मार्च को ये जन औषधि दिवस, या इसे कह दीजिए जेनेरिक मेडिसिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अभी 1 से 7 मार्च तक जन आशीर्वाद सप्ताह के रूप में मनाया गया था। और इसे पहली बार 2019 में मनाया गया जन औषधि दिवस को। और इस बार इसकी थीम रही थी सेवा भी रोजगार भी। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, हाल ही में भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा दिल्ली में। तो अभी दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारा में भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन किया गया। तो ये गुरु हरिकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च किडनी डायलिसिस अस्पताल दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा खोला गया है। और यह अस्पताल सबसे तकनीकी रूप से उन्नत चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित है, जहां रोगियों को मुफ्त में सेवाएं दी जाएगी। तो याद रखना, भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल कहां पे उद्घाटन किया गया? दिल्ली में। अभी 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा बना था? हैदराबाद। और भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनेगा पटना में। उसके अलावा भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय ये केरल के अल्लापुझा में शुरू हुआ था। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था अभी वर्ल्ड हियरिंग डे हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 3 मार्च को। और 3 मार्च को एक और डे मनाते हैं हम, विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज प्लीज, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इसे एक थम्स अप जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और इसे अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, या अगर आपके कोई फ्रेंड है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो प्लीज वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर देना।